Hello student, welcome to our online classes. Student, पिछले वीडियो में जो हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कॉल ऑफ हो गया था, ठीक है, वो स्थगित हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि गांधी जी ने देखा कि वो जो आंदोलन है जिसको कि उसने नॉन वायलेंस तरीके से चलाने के लिए सोचा था, वो जगह जगह वायलेंस हो रही थी। और गांधी जी को लगा कि इस तरह के रिवॉल्यूशन, इस तरह के मूवमेंट को करने से पहले जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सत्याग्रही हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उसको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और ये सोच के उसने कॉल ऑफ कर दिया। तो 1922 से लेकर 1920 में ये कॉल ऑफ हुआ था, से लेकर 1930 तक पूरा गैप हो गया, है ना। इस समय में कोई भी मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट का कुछ भी नहीं हुआ। तो इस समय में लोग क्या कर रहे थे? जो इतने बड़े जो सारे लीडर्स थे कांग्रेस के, वो क्या कर रहे थे, वो किस बात में उलझे हुए थे? और इस ये जो टॉपिक है आज का, वो इसी के बारे में है, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम अब जो आगे जो नेक्स्ट बहुत बड़ा जो आंदोलन था गांधी जी का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे आगे। और उसको पढ़ने से पहले दो तीन बातों को जानना बहुत जरूरी है कि ये मूवमेंट शुरू होने के पहले स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, है ना। साइमन कमीशन आया था और पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। तो ये क्या क्या चीज हुआ था, इसके पूरे के अंदर क्या क्या चीज हुआ था, वो सारा चीज जानना है ना। तो स्वराज पार्टी क्या था, इसके बारे में जानते हैं पहले। आफ्टर द कॉलिंग ऑफ एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का को स्थगित किया गया, क्यों किया गया हम बता दिए। तो जो लीडर्स थे, कांग्रेस के जो लीडर थे, वो क्या चाहते थे? वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। आपको याद होगा पिछले वीडियो में बताए थे कि गांधी जी ने कहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन होने वाला है, वो उसको भी बायकॉट किया जाएगा। पिछले वीडियो को याद कीजिए, उसमें बताए थे। और अब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कॉल ऑफ हो गया, वो स्थगित हो गया। तो अब जो कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, वो चाहते थे कि प्रोविंशियल काउंसिल जो इलेक्शन है उसमें वो भाग ले, है ना। प्रोविंशियल काउंसिल में वो के इलेक्शन में भाग ले। और ऐसे नेता में से मोतीलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के फादर, और सीआर दास, चित्तरंजन दास, ये ऐसे लोग थे कांग्रेस के अंदर, मॉडरेट विचारों वाले थे, यानी कि नर्म दल के कह सकते हैं। और ये चाहते थे कि इलेक्शन में भाग लेके जो हमें पावर मिल जाएगा, तो उसके थ्रू हम पार्टी के अंदर ब्रिटिश पॉलिसी का अपोज कर सकेंगे। और अगर मान लीजिए कि अपोजिशन हुआ पार्टी के अंदर, वो चले जाएंगे, अंदर की सारी गतिविधि की उसको जानकारी होगी, और वो ब्रिटिश पॉलिसी का बेहतर तरीके से अपोज कर सकेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें सुधार करवाएंगे, नहीं सुधार होगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे, है ना। तो ये रिफॉर्म जो है इनका, ये जो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे लोगों का था, ये मानना था कि अगर इस तरह का कुछ हुआ तो हम पार्टी में रहकर भी इसका विरोध कर सकते हैं। और उन्होंने इलेक्शन को लड़ने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किया। इलेक्शन लड़ने के लिए, जैसे कि हम इलेक्शन लड़ते तो कोई पार्टी चाहिए ना, तो उसके लिए उसने क्या किया? स्वराज पार्टी बनाया, अपना एक पार्टी बनाया, स्वराज। स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। स्वराज पार्टी बनाया और उसमें सोचा कि उसमें इस पार्टी के नाम से वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन उस समय कुछ ऐसे लीडर्स थे, यंग लीडर्स, जो इस तरीके में विश्वास नहीं करते थे। वो तुरंत परिवर्तन चाहते थे, रेडिकल, तुरंत परिवर्तन चाहने वाला जो लोग था, रेडिकल लोग। ये कांग्रेस के अंदर ये लोग भी थे, युवा नेता, और वो चाहते थे कि ये तरीका नहीं अपनाया जाए, हमको कोई इलेक्शन में भाग नहीं लेना है और अपनी बातों को अंग्रेजों के सामने खुले तौर पर रखना है।
और ये प्रयास जो है ना, ये जो सोचना है कि पार्टी में रहकर वो करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा चाहने वालों में जवाहरलाल नेहरू उस समय युवा थे, और सुभाष चंद्र बोस जो थे लीडर, ये लोग चाहते थे कि जो ये जवाहरलाल नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू, सीआर दास वगैरह इलेक्शन में भाग नहीं ले। और जो कांग्रेस पार्टी में और सब जो लोग थे, वो जवाहरलाल नेहरू के विचारों से ज्यादा सहमत थे और सुभाष चंद्र बोस के विचारों से ज्यादा सहमत थे। और ये काफी अपोज करने लगे जवाहरलाल नेहरू वगैरह कि एकदम हम इसमें मतलब कि पार्टिसिपेशन करना ही नहीं चाहिए इलेक्शन में। और इनका जो धीरे धीरे जो है इन लोगों का प्रभाव, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव बढ़ने लगा था पार्टी के अंदर, और इन लोग का प्रभाव कम होने लगा था। पहले इन लोग का प्रभाव ज्यादा था, और ये अभी इनका प्रभाव कम होने लगा और इन लोगों का ज्यादा होने लगा। वजह यही थी कि इनका विचार, और पार्टी के अंदर और भी जो लोग थे वो चाहते थे कि कोई इलेक्शन में भाग नहीं ले। ठीक है, उस समय जो राजनीतिक पृष्ठभूमि बन रही थी भारत की, उसमें दो घटनाओं ने जो आने वाला जो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट था उसका रास्ता और क्लियर कर दिया। वो कौन सा था दो इंसिडेंट? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, उस समय पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी का दौर छाया हुआ था। ये अमेरिका से शुरू हुआ था, और अमेरिका से शुरू होकर ये पूरे विश्व में फैल गया था। क्या हुआ था, ये क्या था इकोनॉमिक डिप्रेशन, हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, आगे के चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। कि अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यूरोप में जो फूड ग्रेन्स का डिमांड था, क्योंकि सारा यूरोप तो युद्ध में लगा हुआ था, तो उसमें जो भी फूड ग्रेन का डिमांड होता था, तो उस समय अमेरिका सप्लाई कर रहा था सारा अनाज यूरोप को। युद्ध बंद होने के बाद जो सारा यूरोप के जो लोग थे वो फिर से अपने अपने काम में लग गए, यानी कि वहाँ खेती होने लगी फिर से। युद्ध के समय पूरा खेती वगैरह पूरा बंद हो गया था यूरोप में, तो अमेरिका उस समय सारा सप्लाई कर रहा था। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद, यानी कि 1926-27 के आसपास में युद्ध का काफ़ी समय बीत गया, तो वो सारा लोग अपना जो है वो प्रोडक्शन करने लगे यूरोप के लोग। तो क्या हुआ कि अमेरिका में जिस रफ्तार से वो खेती हो रहा था, तो उसका अनाज का डिमांड घट गया। अमेरिका के किसानों का जो अनाज विदेश जाता था यूरोप, वो जाना बंद हो गया। तो उसका अनाज बिकने नहीं लगा, अमेरिका के किसानों का अनाज नहीं बिकने लगा। तो क्या हुआ कि वह जो मार्केट में उसका रेट गिर गया, जो अनाज थे जो उसका कोई खरीदार नहीं था, तो रेट गिरेगा। रेट गिरने के बाद किसान ने क्या किया कि उसको और उपज करने लगा, ताकि वो जो उसका लॉस हो रहा है वो मेकअप हो जाए। लेकिन वो मेकअप होने के बजाय इतना अनाज का ढेर लग गया अमेरिका में कि कोई खरीदार नहीं था। खलिहान में, खेतों में अनाज ही अनाज भरा हुआ था, और किसान गरीब हो रहे थे अमेरिका के। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन एफ.डी. रूजवेल्ट, उन्होंने निर्णय लिया कि वो जितना भी अनाज था सबको जला दिया, और किसान को जितना पेमेंट करना था, जितना अनाज का कीमत था उसको दे दिया। और ये करने के लिए अमेरिका ने दुनिया में जितने लोगों को पैसा दिया हुआ था लोन, वो सारा लोन उन्होंने वापस लेना शुरू किया। जिससे क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, पूरा बहुत सारा बैंक वगैरह दिवालिया होने लगा। तो वो स्थिति उस समय भारत भी उस परिस्थिति को झेला। यहाँ भी मैक्सिमम लोग किसान ही थे, इसका अनाज भी नहीं बिक रहा था, रेट आधे गिर गए थे, और किसान काफी असंतुष्ट थे। और किसान चाहते थे, वो काफी उसके मन में गुस्सा था कि ये अंग्रेजों की वजह से ऐसी परिस्थिति आ रही है। और अवध किसान सभा के जो किसान लोग थे वो कांग्रेस के लीडर से मिले हुए थे, और वो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। और दूसरा घटना था साइमन कमीशन का, जो 1928 में भारत आया था। क्या था ये कमीशन, इसके बारे में जानते हैं। ब्रिटिश जो क्राउन था, उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी सर जॉन साइमन को, और उसके साथ जो बहुत सारे डेलीगेट्स वगैरह थे, लीडर वगैरह, उनके साथ ब्रिटिश जो लीडर थे उनको एक टीम बनाकर भारत भेजा। और उसको क्या टास्क दिया कि आप भारत जाओ और वहां जाकर
वहाँ भारत के लिए एक संविधान बना, है ना, क्योंकि भारत के लोग बहुत बार डिमांड कर चुके हैं कि उसको अपना संविधान चाहिए। तो सर जॉन साइमन को ये टास्क दिया गया कि वो भारत जाकर वहाँ के संविधान को बनाए और उसका डिजाइन वगैरह उसमें क्या क्या है उसको हेल्प करे इंडियन को। लेकिन जैसे ही वो कमीशन इंडिया आया तो सब जगह उसका विरोध हुआ। सब लोग उसका, सब पार्टी के लोग यानी कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस, जो कुछ भी जितने भी पार्टी थी उस समय, सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे और स्लोगन था गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। क्यों विरोध कर रहे थे, क्यों गुस्से में थे ये लोग? तो कारण ये था, ये जो टीम आई थी बाहर से, ब्रिटिश ने जो टीम भेजी थी इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, लेकिन उसमें एक भी इंडियन नहीं थे। इस बात से लेकर गुस्सा था कि उसमें इंडियन को रखना चाहिए था। अगर हमारे लिए संविधान बन रहा है और हमारे लोग ही उसमें नहीं है, उसको क्या पता है, हमें ज्यादा पता है हमारे देश के बारे में या अंग्रेजों को पता है? इसी बात का विरोध हो रहा था, पूरे भारत में विरोध होने लगा। आगे जानेंगे कि इसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय को लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाठी से पीटा गया था, इसी का विरोध करने में, और जिसके वजह से उनकी बाद में मृत्यु भी हो गई थी। तो इसके वजह से ये कमीशन जो है गो बैक साइमन का नारा लगने लगा, सारा जगह विरोध होने लगा। और ये सारा चीज जो उस समय के वायसराय थे वो देख रहे थे, जिसका नाम लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन ने ये सारा परिस्थिति को देखते हुए, जो उबाल था लोगों में, जो गुस्सा था, उसको देखते हुए एक चाल चली। उसने कहा कि ठीक है, आप ही लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए और उसमें हमारा जो लोग है वो सपोर्ट कर देगा बनाने में। लेकिन उसने डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव दिया। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? जैसे कि आप अपना ही संविधान बना लीजिए, आप अपने हिसाब से सारा चीज कर लीजिए, आप ही का प्रधानमंत्री होगा, आप ही का राष्ट्रपति होगा, आप ही का सब कुछ होगा, लेकिन जो इंडिया होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा, है ना। सिर्फ यही अंतर होगा, सारा चीज आप अपने से कर लीजिए, लेकिन इंडिया को ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहना होगा। तो बहुत सारे जो मॉडरेट लीडर थे उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। साथ ही साथ एक और अवसर दिया उन्होंने, डोमिनियन स्टेटस के साथ उसने एक और प्रस्ताव दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, जो लंदन में होता था। इरविन ने कहा कि आप ये स्टेटस, ये इसको प्रस्ताव है मेरा, इसको स्वीकार कर लीजिए, और जहां अगर कुछ गिला शिकवा है तो लंदन आके डिस्कशन कर लीजिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता था वहाँ, इंडियन लोग वहाँ जाते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो डिस्कशन वगैरह करते थे। अगर कोई कुछ है, अगर कुछ चाहते हैं, कुछ कहना है, तो वो सारा चीज कर लेंगे। तो इंडिया के जो लीडर थे, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जैसे जो नरम दल के जो मॉडरेट लीडर थे, वो बड़ा खुश थे इस प्रपोजल से कि अच्छा हुआ, इतना सारा मतलब कि डोमिनियन स्टेटस भी दे रहा है, कॉन्फ्रेंस के लिए भी बुला रहा है, तो वहाँ हम प्रस्ताव रखेंगे, बहुत सारा लेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो यंग लीडर थे, वो बिल्कुल इस प्रस्ताव को नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये ऐसे ही मतलब कि एक लॉलीपॉप दिखा रहा है कि ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा और वो जैसा चाहेगा वैसा करवा लेगा। और इस बात से कांग्रेस के बहुत सारे लोग भी सहमत थे, और वो किसी भी तरीके से ये मानने वाले नहीं थे कि ये डोमिनियन स्टेटस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट वहां पे मीटिंग बुलाया था उसमें कोई गया भी नहीं, और इस बात को किसी ने माना भी नहीं। ठीक है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में। हर साल इसका अधिवेशन होता था। पिछले कुछ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में देखे थे हमने कि कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, उसी तरह से दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे इस सेशन के? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इनका जो है कद काफी बढ़ने लगा था, बढ़ गया था इसमें कांग्रेस से।
कमेटी में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, और इसीलिए इनको इस बार अध्यक्ष बनाया गया था। और इस मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव दिया कि उसने कहा कि हमें टुकड़ों में आज़ादी नहीं चाहिए, टुकड़ों में आज़ादी नहीं चाहिए, ये डोमिनियन स्टेट या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस। हमको किसी दूसरे का कोई यहाँ पे दावादारी नहीं चाहिए, हमको पूरी आज़ादी चाहिए। और ये उसी अधिवेशन में ये घोषणा किया गया कि आने वाला जो 26 जनवरी है, दिसंबर के बाद जो जनवरी आता है 26 जनवरी, उस दिन को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। ये ऐतिहासिक दिन है 26 जनवरी, आप लोग को याद होगा ना, हम लोग जो मनाते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, वो इसी दिन के, ऐतिहासिक दिन के याद में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नवंबर 1949 में ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन इस 26 जनवरी का वेट किया गया था इसको लागू करने के लिए, इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं। उन्होंने इसी अधिवेशन में ये घोषणा हुआ था कि 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, लेकिन हालांकि ये अचीव नहीं हो पाया। तो गांधी जी अब एक दूसरे बड़े आंदोलन की तैयारी में थे और वो चाहते थे कि अब जो है एक दूसरा बड़ा आंदोलन होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तरह ही, और वो होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें एक और कड़ी है, साल्ट मार्च, जिसको दांडी मार्च भी कहते हैं, गांधी जी के द्वारा ऐतिहासिक यात्रा जो साबरमती आश्रम से वो समुद्र तट तक गए थे, दांडी तक, ठीक ना। तो ये चीज हम देखेंगे अगले वीडियो में। अभी इतना ही, और स्टूडेंट एक एक पॉइंट वाइज बता रहे हैं, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, और जहाँ भी क्वेश्चन कुछ आए मन में उसको पूछना है, तभी ये सार्थक हो पाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।